हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरज शर्मा दोबारा मौजूद हूँ आप सबके सामने आपका फिजिक्स का प्यारा सा लेक्चर लेकर। सो आइए स्टेप अप एकेडमी के इस अगले एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। हमारा जो नया टॉपिक है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम जरा देखें। सो हम देखते हैं कि किसी सिस्टम के अंदर मान लीजिए कि बहुत सारे चार्जेज मौजूद हैं। सिस्टम के अंदर बहुत सारे चार्जेज मौजूद हैं। ये Q1 ले लिया, ये Q2 ले लिया, ये Q3 ले लिया, Q4 ले लिया और यहाँ ले लिया है Q0 चार्ज। क्लियर है। और इस Q0 चार्ज की जो डिस्टेंस है R1 चार्ज से वो R1 है। Q0 चार्ज की Q1 चार्ज से जो डिस्टेंस है वो R1 है। Q2 की Q1 से जो Q2 की Q0 से जो डिस्टेंस है वो R2 ले ली, यहाँ से ले ली डिस्टेंस R3 और यहाँ से डिस्टेंस ले लिया R4। देख सकते हैं आप। ठीक, तो लगने वाला जो फोर्स होगा तो जरा गौर करके देखिए Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, जरा गौर करके देखिएगा। दो चार्जेज के बीच में लगने वाला फोर्स कभी भी तीसरे चार्ज की प्रेजेंस से इफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल अपने दिमाग के अंदर फिट कर लीजिएगा इस बात को कि किन्हीं दो चार्जेज के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो फोर्स तीसरे चार्ज की प्रेजेंस पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता। तीसरा जो चार्ज यदि आप कहीं लेकर आए हो तो वो चार्ज इन दोनों चार्जेज के बीच में, जैसे Q1 और Q0 चार्ज लिया है और Q2 चार्ज मैंने यहाँ रखा हुआ है, तो Q2 चार्ज इन दोनों चार्जेज के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। और इस सिस्टम के अंदर इस तरह से जब अपन चार्जेज के बीच में फोर्स लेते हैं, Q1 Q0 के बीच में फोर्स लेने वाला है, Q0 Q2 के बीच में फोर्स लेने वाले हैं, Q0 Q3 के बीच में फोर्स लेने वाले हैं, Q0 Q4 के बीच में फोर्स लेने वाले हैं, तो ये जो फोर्स होगा जब हम इस फोर्स को सम करेंगे, सभी फोर्सेस को क्या करेंगे, सम करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, तो जो हमें नया फोर्स मिलेगा वो नया फोर्स रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा। और वही रिजल्टेंट फोर्स क्या है, आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को शो करता है। तो आइए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है ये देख लेते हैं। स्टेटमेंट इसका कि कूलम्ब फोर्स इज ए टू बॉडी इंट्रैक्शन। ठीक है, दो बॉडीज के बीच में इंट्रैक्शन है, दो चार्जेज के बीच में इंट्रैक्शन है, इंप्लाइंग दैट इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज, दो पॉइंट चार्जेज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस और अदर चार्जेज। तो वो तीसरे किसी भी चार्ज की प्रेजेंस या एब्सेंस से कोई इफेक्टेड नहीं होता। एंड सो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहां पर क्या होता है, वैलिड होता है, यानी कि तीसरे चार्ज की प्रेजेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। यदि इफेक्ट पड़ रहा है तो वहां कभी भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं लगता, यहां लगता है सुपरपोजिशन। द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू ए नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेज इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेज। लेकिन इसका मतलब ये कह सकते हैं, जैसे मैंने अभी सिस्टम लिया था, इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे चार्जेज यदि मैं ले लेता हूँ, लाइक Q1 ले लिया, यहाँ Q2 ले लिया, ये Q3 ले लिया, ये Q4 ले लिया, तो इन दोनों के बीच में जैसे मान लीजिए मैं Q0 चार्ज ले रहा हूँ यहाँ पर। अब इस Q0 चार्ज की Q1 से डिस्टेंस ले ली मैंने R1, ये R2 हो गई, ये डिस्टेंस हो गई R3 और ये डिस्टेंस हो गया R4। तो जो टोटल फोर्स होगा वो सभी फोर्सेस के लिए क्या होगा, वेक्टर सम के बराबर होगा। यानी कि F जो फोर्स होगा, F वेक्टर, वो 1 और नॉट के बीच में लगने वाला F1 फोर्स प्लस Q0 और Q2 के बीच में लगने वाला F2 फोर्स प्लस 3 और नॉट के बीच में लगने वाला F3 फोर्स प्लस Q4 और Q0 के बीच में लगने वाला F4 फोर्स, इन सब के एडिशन के बराबर होगा, वेक्टर एडिशन के बराबर होगा। ठीक है, वही दे रखा है यहां, जैसे 1 2 1 3, यानी कि यहां जो फोर्स लग रहा है फोर्स ऑन 1 लग रहा है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज के लिए। अच्छा, इसके लिए यदि अपन पर्टिकुलर डायग्राम बनाए तो इसके लिए अपन पर्टिकुलर डायग्राम बनाए तो ये देखो, ये ले सकते हैं अपन, यहाँ Q1 चार्ज ले लिया और ये ले लिया मैंने Q2 Q3 Q4 Q5। ठीक है, सो Q1 चार्ज और Q2 के बीच में R12 डिस्टेंस, यहाँ ले ली मैंने R13 डिस्टेंस, ये ले ली R14 डिस्टेंस और ये ले ली मैंने R15 डिस्टेंस। और इन दोनों के बीच में Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स F12 ले लिया, ये रहा F12। और Q1 और Q3 के बीच में F13, Q1 और Q3 के बीच में F13, Q1 और Q4 के बीच में F14, Q1 और Qn के बीच में Q1n फोर्स टोटल आ जाएगा। अच्छा, यदि सबके लिए फोर्स निकालें,
यदि मैं बात करता हूँ F12 की, किसकी मैं बात करूँ, F12 की यदि मैं बात करूँ तो K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। Q2 Q3 की मैं बात करूँ, F Q1 और Q3 की मैं बात करूँ, K Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर। इस तरह से अपन वैल्यूज को रख के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं आगे नेक्स्ट फॉर्मेट में इसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ इंस्ट्रक्शन किया गया है Q1 चार्ज के लिए ही, इसी के लिए लिया Q1 और Q0 और Q1 के बीच में, Q0 Q2 के बीच में फोर्स K Q0 Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, देखो दिया हुआ है Q0 Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर R1 वेक्टर हो गया, Q0 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। इसी तरह से चलता हुआ जाएगा n चार्जेज के लिए। ठीक है, इसको समेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, गौर करके देखिए। सबसे पहले तो समेशन का निशान लगा दिया मैंने, क्लियर है। अब देखो K यहाँ कॉमन है, K जो कॉमन है उसको मैंने बाहर लिख लिया, देखो K सब में आ रहा है तो बाहर ले लिया। 1 अपॉन Q0 देखो सब में आ रहा है तो Q0 मैंने बाहर रख लिया। ठीक है, अब देखो अंदर की तरफ जो चेंज हो सकता है ना उन वैल्यूज को देखो, Q1 Q2 Q3 Q4 Qn इस तरह से आ रहा है। सो मैंने Q के नीचे क्या लगा दिया, I लगा दिया, अपॉन देखो 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3, I के नीचे I, N के नीचे N आएगा। सो R I लगा दिया, RI स्क्वायर, और डायरेक्शन ले ली RI कैप। तो इस तरह से मैं समेशन फॉर्म में भी इस रूल को लिख सकता हूं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यहां पर अप्लाई कर सकता हूं। कहीं कोई समस्या वाली बात है तो यही है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, कुछ फॉर्मूला क्या, कुछ न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। आइए, एक छोटा सा क्वेश्चन लिया गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ Fe टू Fg फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट इन एयर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लिए हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को क्या किया गया है, कुछ डिस्टेंस पर रखा गया है। लाइक ये इलेक्ट्रॉन ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया है। ठीक है, प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना ले लिया मैंने, R ले लिया है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना ले लिया, R ले लिया है। अच्छा, दोनों इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, मास ले लेते हैं। मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इस पे भी कितना हो जाएगा मास, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ओके, दोनों के यदि चार्ज की मैं बात करता हूं तो चार्ज कितना होता है, चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही होता है ना। और इधर कितना होता है, ये भी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज की वैल्यू आ गई दोनों के लिए। ठीक है, अब क्या है, Q1 Q2 हमें पता है, M1 M2 हमें पता है, वैल्यू हमें रखनी है। सो आइए कैलकुलेट करते हैं यहां पर। ठीक है, सो F ऑफ G ग्रेविटेशन फोर्स, G M ऑफ E अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया, F ऑफ G इक्वल्स टू G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसका स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो R स्क्वायर ही रखा रहने दे, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स की यदि मैं बात करूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो FE कितना आएगा बच्चा, FE आ जाएगा K Q1 Q2, QE और QE आ जाएगा अपॉन R स्क्वायर। F ऑफ E इक्वल्स टू K कितना है, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q ऑफ E। अच्छा, यहाँ मैंने मास रखना था ना, यहाँ हमने गलत रख दिया, मास रखना है इधर, है ना, हमने चार्ज रख दिया इधर। कोई ना, थोड़ा सा चेंज कर दें, इधर देखो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इसका स्क्वायर करना है, और इधर रखनी है चार्ज की वैल्यू, इधर चार्ज की वैल्यू रखनी है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इसका स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। कोई दिक्कत, वो पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ Fe टू Fg। आपको निकालना रेशियो, यानी कि Fe अपॉन Fg, Fe अपॉन Fg आपको निकालना है। तो Fe की वैल्यू क्या आई है हमारे पास भाई, अपॉन से अपॉन R स्क्वायर से तो R स्क्वायर कट ही जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 इसको दे दें अपन,
तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाए, एफ की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का स्क्वायर अपॉन 6.67 इंटू, इसको कितना लिया 6.67 लिया ना, 10 टू द पावर -11 इंटू 9.1 है वैसे तो वैल्यू पर 9, अच्छा 9.1 ही लेकर करिए ना, -31 का स्क्वायर, यह आ जाएगा। सो इसी से अपन क्या निकालेंगे, एफ ई अपॉन एफ जी की क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, एफ ई अपॉन एफ जी की वैल्यू निकालेंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेट आ जाएगी, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे 10 टू द पावर माइनस ये प्लस में 42 आ जाएगी, अप्रॉक्सीमेट 42 आ जाएगी, प्लस में ही है ना, अप्रॉक्सीमेशन 10 टू द पावर 42 यहाँ पर क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, यानी कि 10 टू पावर 42, कुछ बुक्स में 40 लिखा हुआ रहता है, कई जगह 42 लिखा हुआ रहता है, तो इसी रेंज में यह क्या रहता है, 10 की पावर में रहता है। तो एफ ई इज मोर ग्रेटर देन, एफ इज मोर ग्रेटर देन एफ जी, एफ जी से बहुत बड़ा होता है एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से बहुत बड़ा होता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं यहां पर। एक क्वेश्चन क्या है, ए चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, एक चार्ज क्यू को 2 पार्ट में क्या किया है, डिवाइड किया गया है, सच दैट व्हेन दीज 2 पार्ट्स आर केप्ट एट सम सेपरेशन, जब उनको एक सेपरेशन पे रखा जाता है, द एफ ई बिटवीन दैम इज मैक्सिमम, यानी कि दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन को अपन देखें, 2 चार्ज लिए हैं, जैसे मैंने एक चार्ज ले लिया है Q, इस Q चार्ज को 2 पार्ट में बांट दिया, यानी कि एक चार्ज ले लिया मैंने X और एक चार्ज ले जाएगा आपका Q माइनस एक्स, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मैंने ले लिया R, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या ले लिया मैंने, R ले लिया है। तो फोर्स निकाल लें, एफ ऑफ ई कितना आ जाएगा, के क्यू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फोर्स क्या हो जाना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम की कंडीशन क्या होती है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम, कंडीशन फॉर मैक्सिमम, कंडीशन क्या होती है, मैक्सिमम की कंडीशन ये होती है कि जैसे मान लो कोई y है, डिपेंड्स ऑन x, डिपेंड्स ऑन x, देन dy ओवर dx हमेशा क्या होता है, 0 होता है मैक्सिमम फोर्स के लिए। मैक्सिमम y को यदि मैक्सिमम है, y डिपेंड्स ऑन x, सो फॉर y मैक्सिमम, फॉर y मैक्सिमम dy अपॉन dx हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस कंडीशन को हमेशा फॉलो करें, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। सो इसी तरह से फोर्स जो है एफ यदि आपको मैक्सिमम चाहिए तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, देखो r जो है वो कांस्टेंट बना हुआ है, ठीक है, तो डिपेंड किस पे कर रहा है, डिपेंड कर रहा है x पर, डिपेंड किस पे कर रहा है, x पे कर रहा है, r पे कर रहा है, जल्दी से बता दो, डिपेंड किस पे कर रहा है, r पर या x पर कर रहा है, वहीं पर आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। dy ओवर dx आपको लगाना है, ठीक है, यदि y x पे डिपेंड कर रहा है तो यहां से आप फॉर्मूला लगाओ और आपका आंसर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। कहीं कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हो। क्लियर है, चलिए करिए इसको। क्या हुआ, नहीं हुआ, चलिए मैं कर देता हूं। सो d अपॉन डी एक्स, वाई की जगह हम रखेंगे वैल्यू, और y की जगह वैल्यू कितने रखेंगे, y यहाँ क्या है, यहाँ है f, यहाँ y क्या है, f है, ठीक है। सो y की जगह क्या रखें, पहले तो f, यानी कि f के अंदर चेंज लाना है, f को क्या लेना है, आपको मैक्सिमम लेना है ना, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में लेंगे, ये 0 करेंगे, सिंपल है, कर देते हैं सॉल्व, ठीक है। d अपॉन एफ, डी अपॉन डी एक्स ले लिया, और f की जगह हमने वैल्यू रखी है ये वाली, f की जगह वैल्यू के एक्स क्यू माइनस एक्स, के एक्स क्यू माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर, इज इट क्लियर है रे बच्चा, है ना, ठीक है। आगे सॉल्व कर दें इसको, इक्वल्स टू 0 लेना है। सो d अपॉन डी एक्स सेपरेट कर दें, के एक्स क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस d अपॉन डी एक्स के एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बड़ा सिंपल है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी एक्स रह जाएगा, यहाँ नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है,
सो के अपॉन आर स्क्वायर यहाँ ले लिया, डी अपॉन डी एक्स ये रह जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? चलिए देखें, अगर डी एक्स अपॉन डी एक्स तो 1 हो जाएगा, सो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस के अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 0। अच्छा, आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन लेके इधर पहुंचा दूँ, इसको 0 हो जाएगा। के को भी कॉमन लेके उधर पहुंचा देता हूं मैं, ये भी पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है? सो क्या बच जाएगा आपका q माइनस 2x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। सो q इक्वल्स टू आ जाएगा 2x और x इक्वल्स टू आ जाएगा q बाय 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा? q बाय 2 होना चाहिए, तब जाके फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी बेटा? मैक्सिमम रहेगी। तो ये आ जाएगा आपका क्या आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अब थोड़े क्वेश्चंस करते हैं स्ट्रक्चर टाइप न्यूमेरिकल, अब हम करते हैं इसके अंदर। ठीक है, जो इस सिस्टम को फॉलो करेगा, इसी प्रिंसिपल पे काम करेगा, उसी प्रिंसिपल पे काम करने वाले कुछ स्ट्रक्चर वाले न्यूमेरिकल हम जरा करते हैं। जैसे हमने ले लिया है एक ट्रायंगल शेप लिया है, उस ट्रायंगल के अंदर 3 चार्ज आपने लिए हैं, वो तीनों चार्ज कुछ इस तरह से लगे हुए हैं। यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज लगा हुआ है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और तीनों पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिया है ए, बी एंड सी। ठीक है, और इस सी पॉइंट पर आपको मान लीजिए कि आपको ये निकालना है कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा। इस सी पॉइंट पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। फाइंड एफ नेट ऑन सी। सी पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, उस प्लस क्यू पर लगने वाला फोर्स कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सर वो कैलकुलेट किस तरह से करेंगे? सिंपल सा लॉजिक लगाना है आपको, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही फॉलो अप करना है। जैसे मान लीजिए ए के कारण सी पर फोर्स लग रहा है, सो आई जस्ट कैलकुलेट कि भाई यहां पर ले लेता हूं मैं, ए के कारण सी पर जो फोर्स लग रहा है वो मान लीजिए वो कितना है, एफ सी ए है, एफ ऑन सी बाय ए। क्लियर है? कौन सा फोर्स लग रहा है? रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, इसलिए दूर फेंक रहा है। वही दूसरी तरफ ये प्लस क्यू, इस प्लस क्यू पे क्या लगाएगा? वही रिपल्सिव फोर्स लगाएगा बी पॉइंट के कारण सी पर फोर्स। सो एफ ऑन सी बाय ए, ऐसा बी पॉइंट है ना, यहां बी लिख देते हैं। ठीक है बच्चा, थोड़ा सा चेंज कर दें इसको, है ना, हाँ थोड़ा अच्छा दिख जाए ना। हाँ, एफ सी बी हो गया। क्लियर है? ये दो फोर्स लग रहे हैं। अब देखो, ठीक है, क्लियर है? तो इन दोनों के कारण ये दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों कैसे हैं? वेक्टर क्वांटिटी। आप सोच के देखिए, एक इधर की तरफ खींच रहा है, एक इधर की तरफ खींच रहा है, तो इस प्लस क्यू पर जो टोटल फोर्स लगेगा वो किधर लगने वाला है, वो कहाँ लगने वाला है, बड़ा इजीली अपन इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन एफ सी ए और एफ सी बी कैलकुलेट करते हैं। एफ सी ए कितना होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूँ ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। क्लियर है? 60 डिग्री वाला ये क्या है? एक ट्रायंगल है। ठीक है, एंगल सारे सेम है तीनों पर। इधर देखना, एफ सी ए कितना हो जाएगा? के क्यू वन क्यू टू, के वाइट मार्कर से ले लेते ना, हाँ, के क्यू क्यू अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? ए स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक है, वहीं दूसरा फोर्स कितना आ जाएगा? एफ सी ए हो गया। एफ सी बी निकाल लें, एफ सी बी, इन दोनों के बीच में फोर्स के क्यू क्यू, के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है? ए, सो ए स्क्वायर लगा दिया। सो ये आ गया। ये भी इक्वेशन नंबर कितनी आ गई? 2 आ गई। अब जरा गौर करके देखो, इक्वेशन 1 और 2 से एफ सी ए और एफ सी बी दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो दोनों को क्या मान लिया मैंने? एफ मान लिया है। क्या मान लिया? दोनों को मैंने एफ मान लिया, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। ठीक है, मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों क्या हैं? बिल्कुल सेम टू सेम आए हैं। चलिए देखिए जरा गौर करके। नाउ अब देखो जरा गौर करके, एक वेक्टर इधर की तरफ काम कर रहा है, एक वेक्टर इधर की तरफ काम कर रहा है, और दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री है। सो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? यहाँ लगा सकते हैं अपन वेक्टर सम का, वेक्टर प्रॉपर्टी वाला फार्मूला, वेक्टर का मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला। एफ नेट कितना लगेगा? कितना लगेगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। सो ये लगा दिया मैंने, एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ कॉस थीटा की जगह कितना लगा दूंगा? 60 डिग्री। ये स्क्वायर में आएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। और पी और क्यू दोनों आपस में बराबर है, एफ के बराबर।
सो वैल्यू लगा दो बस आप, एफ नेट स्क्वायर इक्वल्स टू 2f स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा साफ लिख देते हैं, 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60। अच्छा cos 60 की वैल्यू लगा सकते हैं, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, लगा दें 1/2 लगा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा ना, ठीक है। सो f नेट स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर आ जाएगा 3f स्क्वायर, और यदि हम यहाँ से निकालें f नेट स्क्वायर, सो f नेट कितना आ जाएगा, f नेट इक्वल्स टू आ जाएगा √3f। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात है क्या, कोई समस्या वाली बात है? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना, यहाँ ये समझ आ गया होगा पूरा। चलिए इसे राइट कीजिए, जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सो बच्चों ले लिया है ना स्क्रीनशॉट? सो आज के लिए करते हैं इतना ही इनफ, बाकी मिलते हैं अब हम अगली क्लास में। सो तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।